तारीख 29 मई, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पॉडकास्ट में आज बात जंतर मंतर से हटाए गए पहलवानों के प्रदर्शन से लेकर लगातार तीसरी बार तुर्की की सत्ता में वापसी करने वाले रजब तैयब अर्दोआन की। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, धरना स्थल से हटाए गए पहलवान, विपक्षी नेताओं ने की निंदा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले, People could have accepted what Mary Kom said. She is a very celebrated sports person herself. आपने उसको धक्का देकर भगा दिया क्योंकि वो जो बात कर रही थी आपको हजम नहीं हो रही थी। रविवार को हुई कार्रवाई के बाद कहां हैं पहलवान और क्या खत्म हो जाएगा पहलवानों का प्रदर्शन, बताएंगे बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव। पहलवानों के वेयर अबाउट्स अभी किसी की भी जानकारी में नहीं है। ये माना जा रहा है कि कल का जो घटनाक्रम रहा उसके बाद वो लोग अब अपनी आगे की रणनीति पे विचार करना चाहते हैं। लगातार तीसरी बार अर्दोआन बने तुर्की के राष्ट्रपति, भारत के साथ संबंधों पर क्या होगा असर, करेंगे विश्लेषण मध्य एशिया विशेषज्ञ फजलुर रहमान। अगर साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा इसका एडवोकेट है। उसमें दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, और टर्की को शायद ज्यादा जरूरत है इसलिए कि इंडिया बड़ी डेमोग्राफी है, बड़ी इकोनॉमी है। होंगी आईपीएल की भी खबरें, लेकिन इन सबसे पहले देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल जानिए मोहनलाल शर्मा से। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर दिन के वक्त रॉकेट हमले किए हैं। दिन में इस तरह के हमले असामान्य बात है, आमतौर पर ये रात में किए जाते हैं। कीव के सैन्य प्रशासन का कहना है कि सभी रॉकेटों को मार दिया गया और कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। सुबह कम से कम 10 धमाके हुए जिसके बाद लोग भूमिगत हो गए। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। सड़कों पर मिसाइल के टुकड़े गिरने के बाद आपातकालीन सेवाओं ने आग पर काबू किया। इस बीच निप्रो क्षेत्र के गवर्नर का कहना है कि रूसी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोले, ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि बड़ा विनाश टल गया। जितने लोगों की जानें इन रॉकेटों से बचाई जा सकती थी बचाई ली गई हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति का आभारी हूं जिसने इसे संभव बनाया। विमान भेदी मिसाइलों की टुकड़ी, एयर डिफेंस, जमीन पर तैनात सैनिक और हमारे अग्निशमन दल, सभी योद्धाओं का धन्यवाद। यूक्रेन की सैन्य खुफिया के प्रमुख ने कीव पर दिन में मिसाइल हमलों को मॉस्को को चेतावनी दी है कि वो इन हमलों पर खेद जताएगा और रूस को यूक्रेन का तेज जवाब साफ तौर पर नजर आएगा। सऊदी अरब ने चरमपंथी गतिविधियों की साजिश रचने के मामले में बहरीन के 2 लोगों को फांसी दे दी है। इन दोनों पर एक चरमपंथी गुट में शामिल होने का आरोप था। बहरीन की पुलिस इस गुट के सरगना की तलाश में थी। मई की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब में 9 चरमपंथियों को मौत की सजा दी जा चुकी है। पिछले साल सऊदी अरब में 147 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी और इनमें से 81 लोगों को चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के अभियोग में एक ही दिन फांसी की सजा दी गई थी। पाकिस्तान के उच्चायोग ने नई दिल्ली में अपने स्कूल को बंद कर दिया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रवक्ता के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद कम बच्चों का दाखिला होने की वजह से स्कूल के संचालन को रोका जा रहा है। ये स्कूल उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि भारत के कहने पर साल 2020 में पाकिस्तान ने अपने कर्मचारियों की संख्या घटाई, जिसके बाद स्कूल में छात्रों की संख्या और घट गई। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पर आरोप लगाया है कि हरिवंश नारायण सिंह ने पद के लिए अपना ईमान बेच दिया। हरिवंश 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। जेडीयू का आरोप है कि पार्टी ने जब तय किया था कि नए संसद के उद्घाटन का पार्टी बहिष्कार करेगी, ऐसे वक्त में हरिवंश ने कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी की नीतियों से खुद को अलग किया है। जेडीयू प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की ओर से हरिवंश को उचित सम्मान भी नहीं दिया गया। जिस कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, लेकिन हरिवंश ने बौद्धिकता का ईमान बेच दिया। जेडीयू प्रवक्ता का यह भी कहना था कि इस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। पूर्व पत्रकार हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और बीजेडी जेडीयू गठबंधन के दौरान सितंबर 2020 में वो राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की पर हमला करने वाला व्यक्ति कथित तौर पर उसका बॉयफ्रेंड था। पुलिस के मुताबिक लड़की की उम्र 16 साल थी। पुलिस के मुताबिक कथित हमलावर ने पहले पीड़िता पर चाकुओं से कई वार किए और बाद में उसे पत्थरों से कुचल दिया। समाचार एजेंसी ANI ने पुलिस के हवाले से बताया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस फुटेज में नजर आ रहा है कि घटना के समय वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। जबरदस्ती हुई है जी। रविवार का दिन पहलवानों का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और कार्रवाई का विरोध करते कुश्ती खिलाड़ियों में से एक साक्षी मलिक की आवाज। मोहन, बीते 38 दिनों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य से देखें तो कल का दिन काफी उठा पटक वाला रहा। हम सब जानते हैं कि कल का दिन जो था वो देश के नए संसद के उद्घाटन समारोह का दिन था और धरने पर बैठे पहलवानों ने तय किया कि वो इसी दिन यानी कि नई संसद के उद्घाटन वाले दिन संसद के बाहर महिला पंचायत आयोजित करेंगे। और रविवार को यानी कि कल जब ये कोशिश की गई और पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने पहले उन्हें रोका और इसके बाद बसों में भरकर उन्हें हटा दिया। इस दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और उनके समर्थकों पर दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में FIR भी दर्ज की। जिन लोगों पर FIR हुई है उसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहलवानों के टेंट और गद्दों को भी हटा दिया और यहाँ पर जो भारी बैरिकेटिंग कर दी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर हुई कार्रवाई का बचाव किया। दिल्ली की DCP सुमन नलवा बोली, कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। दिल्ली पुलिस की DCP सुमन नलवा को आप सुन रहे थे। उधर साक्षी मलिक का कहना है कि उन्होंने कोई दंगा फसाद नहीं किया। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोज में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कांस्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत बे लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया। उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेटिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। साक्षी मलिक की आवाज आप सुन रहे थे। मोहन, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का कई विपक्षी नेताओं ने भी विरोध किया है। इनमें प्रमुख तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ, मायावती, राहुल गांधी जैसे नाम शामिल हैं। और बताना जरूरी है कि अखिलेश यादव ने अब तक जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अब इस मामले में कल जो कार्रवाई हुई पहलवानों पर, तब उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा दिया, आज बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। अब वोट की जरूरत नहीं है तो इसलिए क्यों बेटी बचाएंगे। यही बेटियां, यही नारी, यही बेटियां, यही माताएं बहनें इनको अगले चुनाव में सबक सिखाएंगी। और ये अपमान लड़कियां भूलेंगी नहीं, प्लेयर्स भूलेंगे नहीं जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि पहलवानों ने अगर मान लिया है कि वो ही केवल सही हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। Things could have been much better. Certainly, people could have accepted what Mary Kom said. She is a very celebrated sports person herself. आपने उसको धक्का देकर भगा दिया क्योंकि वो जो बात कर रही थी आपको हजम नहीं हो रही थी। तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। अगर आपने सोच ही लिया है कि माई राइट इज द ओनली राइट, माई वे इज द ओनली राइट वे, तो उसका कोई जवाब नहीं।
तो वीके सिंह ये कह रहे थे कि अगर आपको ये लगता है कि आप ही जो है वो सही हैं और बाकी कोई सही नहीं है, तो ये भाई ये तो आपको सोचना चाहिए। ये रहा सरकार का पक्ष। और मोहन, मैरी कॉम का जिक्र उन्होंने किया है, तो आपको याद होगा कि 23 जनवरी को पहलवानों के प्रदर्शन के बाद जांच कमेटी बनाई गई और थी। उसकी ये हेड थी जी, उनकी ये हेड थी। अब आगे बढ़े और सरकार का पक्ष हमने जान लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये धरना जो है वो अभी भी जारी रहेगा या फिर खत्म हो गया है? कल की घटना के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट किया और कहा कि प्रदर्शन को जारी रखें, लेकिन आज सुबह के बाद से ही पहलवानों की कोई खबर नहीं है। जी, वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, उनका अगला कदम क्या होगा ये नहीं पता। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव सुबह से ही धरना स्थल पर मौजूद थे। देखिए प्रेरणा, आज जंतर मंतर पर जिस स्थान पर पहलवान बैठे हुए थे, उनका जो तंबू था वो कल ही उखाड़ दिया गया था। उस तंबू के अंदर जो उनका सामान था, वाटर कूलर था या गद्दे थे या और कुछ उनके साजो सामान थे, वो सब कल हटा दिए गए थे। तो आज वहाँ पे जो नज़ारा था वो बिल्कुल कल दोपहर जैसा ही था। उस जगह को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था और साथ ही पुलिस ने उस जगह तक पहुंचने से पहले ही जो अप्रोच रोड्स हैं, जितनी भी दिशाओं से, चारों दिशाओं से, उन अप्रोच रोड्स पे काफ़ी दूरी पे ही बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसके पार जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था। वहाँ पे एक बैनर भी लगा दिया गया था जिस पे लिखा था कि CRPC की धारा 144 वहाँ पे प्रोमलगेट कर दी गई है और 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे मनाही है। तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट ज़रूर आज चल रहा था। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर एक छोटा सा प्रोटेस्ट ज़रूर हमें दूरी से देखने को मिला, लेकिन जहाँ तक महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की बात है, उनकी तरफ से वहाँ पे कोई प्रदर्शनकारी हमें वहाँ नज़र नहीं आया। साक्षी मलिक ने कल जो कुछ हुआ उसके बाद एक ट्वीट किया था कि ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं कि पहलवान वहाँ नहीं थे, तो ये पहलवान हैं कहाँ? ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है प्रेरणा, क्योंकि पहलवानों के वेयर अबाउट्स अभी किसी की भी जानकारी में नहीं है, सार्वजनिक नहीं ये डिटेल की गई है। ये माना जा रहा है कि कल का जो घटनाक्रम रहा उसके बाद पहलवानों में और उनके समर्थकों में जो रोष है उसके चलते वो लोग अब अपनी आगे की रणनीति पे विचार करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना है। ये बात हम भी सुन रहे हैं अपने सूत्रों से कि इरादा विरोध प्रदर्शन को जारी रखने का है, लेकिन वो किस सूरत में होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि इस बात के ऊपर भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या दिल्ली पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर दोबारा विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त देगी या नहीं। इस पर भी एक सवालिया निशान है। और जिस तरह से आज हमने पूरा दिन कोशिश की इन पहलवानों तक पहुंचने की, इनसे बात करने की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, तो ये भी एक तरह से लग रहा है कि शायद पहलवान अपनी रणनीति बनाने के लिए कुछ समय ले रहे हैं, मीडिया से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले एक आध दिन में ये स्थिति स्पष्ट हो कि उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। एक अगर पंक्ति में आप कह सकें कि आज अगर हम पूछें कि ये धरना स्थल का स्टेटस क्या है, धरना प्रदर्शन का स्टेटस क्या है, तो क्या होगा? देखिए, अब साक्षी मलिक की स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चलें, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इन स्पिरिट तो एक तरह से विरोध प्रदर्शन जारी करने की मंशा जता दी गई है, लेकिन अब वो किस रूप में वो प्रदर्शन क्या शक्ल लेता है, क्या दोबारा जंतर मंतर पर ये लोग आ पाते हैं, क्या इन्हें इजाज़त मिलती है, या ये किसी नई जगह पे बैठ के विरोध प्रदर्शन अपना करते हैं, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और ये आने वाले समय में ही इसके ऊपर हमें कुछ स्पष्टता मिल पाएगी। मोहन, यानी धरने को लेकर अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है, पहलवान कहाँ हैं इसकी भी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, बता रहे थे राघवेंद्र राव। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मसले में जो व्यक्ति केंद्र में हैं वो हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। उनकी बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि उनके खिलाफ अगर दिल्ली पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत FIR लॉन्च की है तो अब तक हुआ क्यों नहीं। मेरे सामने मौजूद हैं दिव्या आर्य। दिव्या, ये जो पास्को के तहत FIR आपने लॉन्च कर दी, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही, या फिर हिचक रही है दिल्ली पुलिस, या क्या कर रही है वो? मोहनलाल जी, ये समझना ज़रूरी है कि पॉक्सो एक्ट
एक अपराध के बारे में नहीं है, वो बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के अलग अलग अपराधों के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे जो वयस्क महिलाओं के लिए कानून बने हैं वो भी यौन उत्पीड़न से लेकर यौन हिंसा, जघन्य यौन हिंसा, सामूहिक बलात्कार, सबके लिए अलग अलग धाराएं हैं। तो पॉक्सो को लाया गया था क्योंकि बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को औरतों के खिलाफ यौन हिंसा से ज़्यादा संगीन माना जाता है। इसमें ज़्यादा कड़े सजाएं हैं, इसमें और तरह की प्रावधान है, जैसे बच्चे को सुरक्षा देना जब वो ऐसी कोई शिकायत सामने लाए, या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्दी सुनवाई होना, समय सीमा तय करके सुनवाई होना, और जल्दी अरेस्ट भी, गिरफ्तारी भी, लेकिन वो हर धारा में नहीं। तो ये बात तो की जा रही है कि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर में धारा लगाई गई, लेकिन कौन सी धारा लगाई गई इस पर बात नहीं की जा रही। ये धारा 10 है और पॉक्सो की धारा 10 एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा के बारे में है, जो कि एक ऐसी धारा है जिस पर आप ज़मानत ले सकते हैं। और जिन वकीलों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा अक्सर इसमें अग्रिम ज़मानत ले लेते हैं वो लोग जिनके खिलाफ आरोप लगता है, और अगर पुलिस उनकी गिरफ्तारी को मानती भी है कि ज़रूरी है, अव्वल तो ये ज़रूरी नहीं है इस धारा के तहत क्योंकि इतनी गंभीर धारा नहीं है, लेकिन अगर वो ये मानती है कि अगर गिरफ्तारी ना की गई तो अभियुक्त जांच में बाधा कर सकते हैं, पीड़ितों को दबाव में ला सकते हैं, गवाहों को दबाव में ला सकते हैं, तो वो ज़रूर गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद अभियुक्त ज़मानत भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, ये बताने के लिए कि इस एक्ट की धाराएं क्या है और इनमें जो है पेच है वो क्या है। तो कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी शिकंजा जो है वो सरकार की ओर से ना कहें बल्कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है, और जो सरकार के मंत्री हैं उनका भी कहना है, जो खेल मंत्री हैं उनका भी कहना है कि जब तक एफआईआर हमने लॉन्च कर ली और दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दें। लेकिन धरने का क्या होगा, धरना कहाँ तक पहुँचा, ये तो अभी साफ है कि अभी अपनी जगह पर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम चलते हैं उस गांव में जहां से ये पहलवान आते हैं, तो खासकर फोगाट सिस्टर्स आती है। तो बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता सत सिंह हरियाणा के बलाली गांव पहुंचे, और ये वही गांव है जहां पर वो बहनें हैं। वहां उन्होंने कुछ ग्रामीणों से बात की, और खासकर इसमें ऐसे भी लोग थे जो कि पहलवानी करते हैं। वो अभी हमारी पहलवान जो महिला हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनके साथ शोषण किया जाता है, मगर सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो कहाँ गई हमारी सरकार? जब वो मेडल लेके आते तो तब उनके हाथ में वो गुलदस्ते पकड़ाते कि हाँ हमारी देश की बेटी। अब कहाँ गई वो सरकार कि जब उनको कैंप में उनके साथ बदतमीजी की जाती है तब कुछ नहीं बोली सरकार ने, उनको घसीट के लेके जाया जा रहा है। अब कहाँ गई हमारी सरकार? काफ़ी लड़कियाँ थी यहाँ पे जो कुश्ती करती थी, बहुत चाह से आई थी अपने सपने बनाने के लिए कि हम भी कुश्ती में विनेश, बबीता फोगाट, गीता फोगाट जिन्होंने आज इतिहास रचा हुआ है, इनके जैसे बनेंगे आगे। फिर आज जो ये सब हो रहा है आज के टाइम में, जो ये ब्रजभूषण ने कर रखा है, हमारे मम्मी पापा भी ये बोल रहे हैं कि छोड़ दो, क्या होगा कुश्ती में, आगे जाके हमारा भी भविष्य खराब होगा। जो आज ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये जो बच्चे ये जो लड़कियां पहुंच रही हैं, हमारी जो दीदी सब हैं, ये आज यहाँ पे बैठी हैं, तो कल हमारे साथ भी यही होगा भविष्य में। हमारे घर के तो कहते हैं कि गेम बदल लो, ये है यहाँ पे कोई कुश्ती की लाइन से छोड़ दो। आज उन लड़कियों के साथ हुआ है, कल हमारी लड़कियों के साथ भी होगा, तो उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। नाउम्मीदी की आवाज़ें हैं बलाली गांव से, जहां पर फोगाट बहनें रहती हैं, वहां से ताल्लुक़ रखती हैं। अब आगे बढ़े, आगे कार्यक्रम में हम आपको कुछ सुनवाने वाले हैं। Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ये आवाज रिसेप तैयब अर्दोआन की है, जो कि तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति की कमान संभालने जा रहे हैं। वक्त आ गया है आपके मैसेजेस पढ़ने का। प्रेरणा मेरे पास फेसबुक खुला हुआ है, और राकेश दुबे की टिप्पणी मेरे पास सबसे सामने है। राजनीतिक नेता खेलों में अपना शासन चलाते हैं, जिसकी मर्जी, देखिए पूरी टिप्पणी, जिसे चाहे भर्ती करें और जिसे चाहे निकाल दें। निरुपम वाजपेयी लिख रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपने ही देश में शोषण और अपमान की शिकार हैं। मोहम्मद अमीरुद्दीन लिख रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के दिन ही लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाली हमारी पहलवानों की पिटाई की गई।
दिलशाद उस्मानी हैं, मैं यूट्यूब के कमेंट्स ले रही हूँ हमेशा की तरह। मोहन जी लिखते हैं कि धरना बाकी रहने से भी कोई हासिल नहीं है, अगर यह खत्म हो जाए तो भी। नवनीत मिश्रा लिखते हैं कि क्या कुश्ती संघ को आगामी खेल आयोजन को देखते हुए खेल शुरू करवा देना चाहिए। रमाशंकर शर्मा लिखते हैं शुभ संध्या। वहीं दिलशाद उस्मानी लिखते हैं कि महिला पहलवानों को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। हीरालाल रॉय अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि पहलवानों के आंदोलन में किसान नेता क्या कर रहे हैं। हालांकि किसान नेता जो टिकैत साहब हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था और कल ही गाजीपुर के जो मेन रोड है उस पर उन्होंने वहां पर पहुंच गए थे। अजीत धर द्विवेदी लिख रहे हैं कि आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्म और रंगमंच के इतिहास पुरुष पृथ्वीराज कपूर की, ये टिप्पणी है। और इसके बाद सिंह धारा कह रहे हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति पर पुनः अर्दवान के बनने पर वो बधाई दे रहे हैं। तो ये सारी कुछ टिप्पणियां हैं। इसके अलावा सिलसिला लगातार जारी है। Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu ये आवाज़ पहचान गए होंगे शायद, इतनी बार हमने न्यूज़ बुलेटिन में इस आवाज़ का इस्तेमाल किया है। ये जो आवाज़ है वो जो इस वक्त राष्ट्रपति चुने गए हैं रेचेप तैयब अर्दवान की है। और वो क्या कह रहे हैं मोहन जी? और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जीत है वो तुर्की की जीत है। मैं अपने देश के हर सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक बार फिर से हमें अपनी पसंद के साथ अगले 5 सालों के लिए देश के शासन की जिम्मेदारी सौंपी है। और अब वक्त आ गया है कि चुनाव के दौरान जो विवाद हुए थे उन्हें दरकिनार किए जाएं और अपने लक्ष्यों व देश के सपनों के लिए एकजुट हो जाएं। ये राष्ट्रपति जो चुने गए हैं अर्दवान के शब्द हैं। और इसी के साथ वो तीसरी बार तुर्की की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कमाल कलचदारलू को बेहद करीबी मानते हैं। अर्दवान को 52.16% वोट मिले जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार कमाल को 47.84% वोट मिले। और हम आगे बढ़ेंगे, बताना जरूरी है कि ये दूसरा चरण है राष्ट्रपति चुनाव का। पहले चरण पर हमने विशेष रूप से कार्यक्रम में बातचीत कर ली थी और इससे मैं पहले चरण की अगर बात करूं तो उस वक्त अर्दवान को 49.5% वोट मिले थे और अपने प्रतिद्वंदी यानी उनके प्रतिद्वंदी कमाल कलचदारलू से वो उस वक्त आगे थे। लेकिन मामला ये था कि उन्हें 50% वोट नहीं मिले थे और तुर्की में चुनाव जीतने के लिए 50% वोट हासिल करने ज़रूरी हैं और इसीलिए ये दूसरे दौर की ज़रूरत पड़ी। इस जीत के बाद अर्दवान ने क्या कहा हमने ये तो सुना दिया मोहन जी, लेकिन जो विपक्षी हैं कमाल कलचदारलू उन्होंने क्या कहा ये थोड़ा हमें बताएं। Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi कमाल कह रहे थे कि इतने सारे दबावों के बावजूद इस चुनाव में सत्तावादी शासन को बदलने के लिए लोगों की इच्छा उभर कर सामने आई है और हम रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी और नेशनल अलायंस के सभी लोगों के साथ मिलकर सभी मोर्चों पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तब तक ये जारी रखेंगे जब तक हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं आता। इन्होंने यानी कि जो कमाल साहब हैं उन्होंने कहा कि देश का सबसे धांधली वाला चुनाव था और राष्ट्रपति अर्दवान की पार्टी ने चुनाव में जीत के लिए उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया और विपक्ष जो है वो देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। और उन्हीं की पार्टी के जो यूथ फॉरेन अफेयर्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हैं हुलिया अफत, उन्होंने क्या कहा? It is really hard to call it a fair election since they have the control of all media outlets in Turkey. But we did our best and we will हुलिया continue अफत कह रही हैं कि doing so. वास्तविकता में इसे निष्पक्ष चुनाव कहना बेहद कठिन है क्योंकि तुर्की के सभी मीडिया आउटलेट्स का नियंत्रण उनके पास था। लेकिन हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। इतने सालों में किसी भी वामपंथी नेता को इतने अधिक वोट कभी नहीं मिले। इस लिहाज से इसे हार कहना कठिन है। अलग अलग विचारधारा के साथ विपक्ष को एकजुट करना कठिन था लेकिन हम इसे जारी रखेंगे। तो ये हमने उनकी प्रतिक्रिया सुन ली। अब जरा भारत की बात कर लेते हैं। जब ये नतीजे आए तो तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने बधाई दी। कतर, हंगरी, सोमालिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब सबसे पहले उन्होंने शुभकामनाएं दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी और लिखा कि तुर्की के राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए उनको बधाई और उन्हें भरोसा है कि उनके जो द्विपक्षीय संबंध है वैश्विक मुद्दों पर सहयोग आने वाले वक्त में भी बढ़ता जाएगा। तो सवाल क्या है? सवाल ये है, सवाल ये है कि आने वाले वक्त में भारत के तुर्की के साथ कैसे रिश्ते होंगे। मैंने ये सवाल पूछा तुर्की की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ फजल रहमान से।
देखिए, जहाँ तक भारत और तुर्की की रिलेशनशिप की बात है, इसके 2 लेयर हैं। पहला लेयर है लॉन्ग टर्म, वो बहुत अच्छे रिश्ते रहे हमारे रहे। अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमारा रिश्ता खिलाफत मूवमेंट के टाइम से 1919 से, जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा डेलीगेशन जो गया था, बहुत ही हाईली कोटेड इवेंट है। जो मुख्तार अंसारी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो गए थे। उसके बाद हमें ऑफ एंड ऑन हमारे रिलेशन हमारे अच्छे रहे हैं, हमारे कभी भी कोई वो नहीं रही है। लेकिन पिछले 2 दहाई से जो टर्की में जो पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिस तरह की पॉलिटिक्स आई है, बहुत ही पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, और उसमें नए तरह का एक जो है, एक जो कहा जाए कि एक नए तरह की एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने की जो वहाँ पे वो रही है, उसमें कहीं ना कहीं से खटास पैदा हो गई। जब मैं कहता हूँ मुस्लिम ब्लॉक बनाने की, तो उसमें पाकिस्तान, टर्की ने तकरीबन इधर 2 दहाई से हिंदुस्तान की तरफ पाकिस्तान के प्रिज्म से देखना शुरू किया। OIC के, यानी कि जो चश्मा है, चश्मा वो पाकिस्तान का है, वो चश्मा OIC का है। तो वो बायलेटरल के बजाय वो ट्राइलेटरल हो गया, और उसमें कहीं ना कहीं से वो उनके, ये तो नहीं कहूँगा होस्टेज बन गए टर्की, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहे हैं। OIC का जो रेजोल्यूशन है कश्मीर पे, उस पर टर्की हमेशा साथ देता रहा है। तो यही वजह है कि तुर्की ने, जब भारत ने 370 को ख़त्म किया और उसके बाद जिस तरह से टिप्पणियां आई अर्दोगान की, ये वजह वही थी। नहीं, वजह वही थी। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि कहीं बहुत ज़्यादा और आर्किंग थी, कहीं कहीं तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान से ज़्यादा चले गए। 6-7 सालों में टर्की ने कई फोरा पे, यूएनओ पे, रीजनल फोरा पे इन्होंने कश्मीर के मुद्दे उठाए, और उन्होंने कहा कि हम इसमें मीडिएट करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान का जो स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा। तो कश्मीर एक बहुत बड़ा हर्डल है। लेकिन इसमें एक एलिमेंट और भी है, जो पिछले दिनों जो खटास आई, इन्होंने पार्लियामेंट में कश्मीर पे कमेटी फॉर्म की, वो मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को अपील करने के लिए था। ये एक इलेक्ट्रल वो था, एक प्लॉय था, बजाय इसकी ये कहूँ कि वाकई वो सीरियस थे। और अब चूँकि इलेक्शन हो चुका, वो एंटी इंडिया रेटरिक का मामला हो चुका, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आने वाले दिनों मेरे ख्याल में रिश्ते अच्छे होंगे। उसकी वजह यह है, नहीं तो रिश्ते अच्छे कैसे होंगे? क्या तुर्की जो है वो कश्मीर का मसला ऑफ कर देगा? नहीं, कश्मीर मसला ऑफ नहीं करेगा, कम से कम उसको रेज नहीं करेगा, उसको डिफरेंट फोरा पे रेज नहीं करेगा। उसकी वजह ग्लोबल है। जब मैं कहता हूँ ग्लोबल, तो इसका मतलब ये है कि जो नई पॉलिटिक्स आ रही है, एक आप देख रहे हैं कि यूनिलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को सब लोग चैलेंज कर रहे हैं। ये एक नए, हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक नई इकोनॉमी मर्ज हो रही है। जो एक वेस्ट की अब तक एक हेजेमनी, जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स थी, जो डिक्टेट करते थे, उसको रशिया ने, चाइना ने चैलेंज किया है। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद और यूक्रेन वार के बाद सब कंट्री ने अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने अपने जो उनके अलाइंसेस थे, उसको रिविजिट करना शुरू किया है। और दोनों बहरहाल अपने अपने एरिया के, अपने अपने रीजन के बड़े पावर हैं। अगर साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा इसका एडवोकेट है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की। और टर्की को शायद ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि इंडिया बड़ी डेमोग्राफी है, बड़ी इकोनॉमी है, और उसका एक जो स्टेचर जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में पिछले 8-10 साल में जिस तरह से बढ़ा है, उसमें टर्की की आना मजबूरी है। अगर वो भी चाहता है कि UNSC रिफॉर्म हो, वो भी चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने, अगर वो भी चाहता है कि जो पिछले 60-70 साल से जो पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद जो पॉलिटिकल इम्पोजिशन है वेस्ट का, अगर उसको कन्फ्रंट करें, उसको चैलेंज करें। और ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब टर्की की, चाइना की, इंडिया की, ईरान की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की। ये नहीं कहता कि वो हर जगह उनका कन्वर्जेंस है, कूटनीतिक चैनलों से बात हो रही है। जी, बात हो रही है। तो आप सुन रहे थे ICWA यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर फेलो फजल रहमान को। और यहीं पर आपको बताना ज़रूरी है कि यदि आप अर्दोगान से संबंधित और भी विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं तो वो bbchindi.com पर उपलब्ध है। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़े। और IPL की खबरों के साथ हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त हैं। आदेश जी, आज तो फाइनल मुकाबला है। जी हाँ, बिल्कुल। फाइनल मुकाबला तो वैसे कल था, लेकिन कल रात तो बारिश में धुल गया था, और आज रिजर्व डे है, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में शुरुआत की है गुजरात टाइटंस ने, जिसका सामना फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। हालांकि चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टॉस के बॉस तो चेन्नई के कप्तान धोनी माने ही जाते हैं, लेकिन इस फैसले का कुछ असर गुजरात पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो अपने घरेलू मैदान अहमदाबाद में खेल ही रहे हैं। और क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल, जो 24
रन बनाकर नाबाद है। उनका साथ दे रहे रिद्धिमान साहा 29 रन बनाकर, और फिलहाल 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 49 रन है बिना किसी नुकसान के। और आज शुभमन गिल जो कि इस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि पूरे आईपीएल में इससे पहले अभी तक उनके बल्ले से 851 रन निकल चुके हैं, जिसमें उनके 3 शतक भी शामिल है। उनका जब स्कोर 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचा था, तभी उनका एक आसान सा कैच बैकवर्ड शॉट लग पर खड़े दीपक चहर से छूटा था, और यहीं धोनी की सांसें भी जैसे थमती नजर आई कि चहर ये क्या किया। लेकिन ये खेल में होता रहता है, और ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में जिस तरह से ये जो ओपनिंग स्टैंड मिल चुका है गुजरात को, तो एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर कल भारत के एच.एस. प्रणय ने चीन के वेंग होंगयांग को फाइनल में 21-19, 13-21, 21-18 से हराकर मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया। उधर इन दिनों ओमान में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जहां आज अपने अंतिम लीग मैच में भारत ने थाईलैंड को 17-0 से हराया। इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाली टीमें जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। क्या बात है। तो कार्यक्रम के इसी मोड़ पर हमें आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन विदा तो हम ले रहे हैं। ये जो आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है ना, जब ये ख़त्म होगा तो bbchindi.com के पन्ने पर आपको इसकी पूरी तस्वीर ज़रूर मिल जाएगी। कल प्रेरणा आप आएंगी? मैं होंगी, आप भी होंगे? नहीं, हम नहीं होंगे। कल होंगे सुमिरन, अजीत सारथी होंगे जी। विदा दे, नमस्कार।